हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द दिराज क्लासेस। मैं हूं आप सभी के साथ में जोहान। और आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। ये देखिए, ये केवीएस का लेटर है 16/12/2021 का। और इसके अंदर सीबीएल मॉड्यूल रीजनल लेवल वर्कशॉप, ये वर्कशॉप हम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है 18 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर की। हमारी वर्कशॉप हमारे रीजनल लेवल पर भी हो चुकी है। और रीजनल लेवल के बाद में ये हमारी स्कूल लेवल पर भी वर्कशॉप हमारी ऑलरेडी ये करवा चुके हैं केवीएस वाले। जैसे एनईपी 2020 आया तो जितने भी इसकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें धीरे धीरे केवीएस में सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन की जाती है। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो व्हाट इज सीबीए और सीबीई। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है। CBL या CBE स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और एजुकेशन। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आखिर है क्या? सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज अ फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग. It is also described as a type of education based or predetermined competency which focuses on outcomes and real world performance. यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि भाई जो भी आप टीचिंग के दौरान कॉम्पिटेंसीज लेते हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वो हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जो सीबी कहता है हमारा। तो सीबी कह रहा है यहाँ पर योग्यता आधारित शिक्षा या योग्यता आधारित शिक्षा सीखने के शिक्षण और मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा है। इसे पूर्व निर्धारित दक्षताओं पर आधारित एक प्रकार की शिक्षा के रूप में भी वर्णित किया गया है जो परिणामों और वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन पर केंद्रित है। यहाँ पर जो सीबी हमारा कहता है वो कहता है कि भाई आप जो एजुकेशन दे रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी रियल वर्ल्ड में जाकर बच्चे के लिए वाकई में यूजफुल हो। अब यहाँ पर हम बात करें तो कॉम्पिटेंसी को हम किस चीज से डिफाइन कर सकते हैं भाई? कॉम्पिटेंसी कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी, किसी भी व्यक्ति की वो निहित क्षमताएं जो परफॉर्मिंग ए टास्क, किसी भी टास्क को सक्सेसफुली करने के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, एजुकेशनल हो या फिर अदर लाइफ कंटेक्ट, जिंदगी के किसी भी हिस्से में उसको करने के लिए कोई भी ऐसा टास्क हो जिस सक्सेसफुली करने के लिए उसको हम कॉम्पिटेंसी की संज्ञा दे सकते हैं, कह सकते हैं कि ये चीज हमारी कॉम्पिटेंसी है। अब किसी भी कॉम्पिटेंसी को फुलफिल करने के लिए हमारे लिए चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहली आती है हमारी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड एबिलिटी। बात करते हैं यहाँ पर हम कॉम्पिटेंसी की, तो कॉम्पिटेंसी के मैंने आपको चार एस्पेक्ट्स बताए हैं: नॉलेज, एटीट्यूड, एबिलिटी एंड स्किल्स। नॉलेज जो है ये आपकी कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है कि भाई किसी इंसान को कॉन्सेप्ट की, थ्योरी की कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर हमें इस चीज़ से समझ में आना चाहिए इसको। और एक विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसको जो है सीबी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन वाला अगर हम एनवायरमेंट देते हैं, माहौल देते हैं, तो इस नॉलेज को बहुत ही हद तक इन्हेंस किया जा सकता है। एटीट्यूड, भाई एटीट्यूड जो है इंसान का, ये डिफाइन करता है, ये बताता है हमें कि भाई कोई इंसान किसी भी काम को करने के लिए कितना ज़्यादा क्यूरियस है। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा क्यूरियस है तो उस काम को बहुत अच्छे सीख पाएगा। अगर वो नहीं है तो उसको सीखने में उसका मन ही नहीं लगेगा, उसका एटीट्यूड ही नहीं सीखने का, आप कितना भी सिखाते रहिए नहीं सीखेगा। एबिलिटी की बात करें अगर हम, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट अंडरलाइंग कैपेसिटी है। और टैलेंट की बात कहूँगा, मगर कहूँ इसको टैलेंट है कि किसी इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, ठीक है। टैलेंट कई बार हमारा बाय बर्थ भी होता है, बाई बाई हमारा जो हमारे वंशानुक्रम की हम बात करते हैं उनसे भी, हमारे हमारे जेनेटिक्स भी हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। और कुछ टैलेंट होता है हमारे एनवायरमेंट से हम लोग गेन करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर स्किल की। स्किल की अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस के थ्रू इसको हम सीखा जा सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग के थ्रू इसको हम इनहेंस कर सकते हैं, स्किल की बात करें हम। लेकिन इन चारों ही चीज़ों की, चारों ही कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो ये चारों ही ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस हैं जो कि किसको डिफाइन करती है, किसी भी हमारी कॉम्पिटेंसी को। और ये सारी चीज़ें अगर कॉम्पिटेंसी को हम देखें, जो अब ये हमारा सीबीई केवीएस के एज पर द न्यू सिलेबस की हमारी बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो कॉम्पिटेंसी है ये सीधा सीधा अगर हम कहें तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। जो भी नॉलेज दी जानी है, जो भी कॉम्पिटेंसी हम एक्वायर करेंगे, जो भी हम लर्निंग आउटकम्स ले रहे हैं उसके लिए कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग वो हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी बच्चा सीख रहा है उसको क्या वो अप्लाई कर पा रहा है, क्या वो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग या नहीं कर पा रहे हैं। हम बात करें अब थोड़ी सी लर्निंग आउटकम्स की, यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि केवीएस के अंदर भी या एनवीएस के अंदर भी या डीओई के अंदर भी जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, ज़्यादातर सभी जगह पर बात जो होती है कॉम्पिटेंसी की,
ठीक है। और कॉम्पिटेंसी की बात आती है हमारी, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, आप सुनेंगे लर्निंग आउटकम्स क्या आ रहा है भाई। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका जो है पढ़ाने के बाद में हमारा लर्निंग, उसका आउटकम रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। तो लर्निंग आउटकम की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 4 चीजें हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स मीनिंगफुल एंड टाइमली पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं हमें। जो हम लर्निंग आउटकम डिफाइन करते हैं, कॉम्पिटेंसी को एक्वायर करने के लिए हम कुछ लर्निंग आउटकम्स प्रिपेयर करते हैं। उन लर्निंग आउटकम्स को सबसे पहले मीनिंगफुल हैं और टाइमली पर्सनलाइज हमें फीडबैक देते हैं। डिफरेंशिएटेड सपोर्ट टू ऑल लर्नर, ये डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई जो हमने लर्निंग आउटकम्स लिए, अभी तक भी आपने जब टीचिंग की है या डीएलएड किया है, जेबीटी किया है, ईटी जो भी आपने किया है, तो वहां पर आपकी कुछ टाइम के लिए टीचिंग प्रैक्टिस होती है, टीपी होती है। अब जो टीचिंग प्रैक्टिस होती है, टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर भी आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते होंगे। उन लेसन प्लान के आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बारी आ जाती है, वहां पर कुछ आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ हमारे स्पेसिफिक हो जाते हैं। जो हमारे स्पेसिफिक हो जाते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो हो जाते हैं, सामान्य के बाद में जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हर विषय के अलग अलग होते हैं, तो ये जो स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य हैं, इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति को अब हमें किसके थ्रू करना है, कॉम्पिटेंसी के थ्रू। और कॉम्पिटेंसी जो हमारी डिफाइन होती है, हर सब्जेक्ट की कुछ अलग अलग कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि अब डिफाइन कर दी है एनसीईआरटी ने भी, और केवीएस में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं और जो चल रही हैं केवीएस के अंदर काफ़ी टाइम से, तो उनके लिए हम बात करते हैं हम लर्निंग आउटकम्स की। अब लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो मीनिंगफुल एंड टाइमली पर्सनलाइज्ड फीडबैक हमें देते हैं। इसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई हमें लर्नर को क्या सपोर्ट देनी है, क्या जो हमने लर्निंग आउटकम्स लिए, जो हमने उसके लिए स्ट्रेटेजीज प्लान की हैं, क्या वो सभी जो लर्नर हैं उनको कैटर कर पा रहे हैं हम लोग, स्लो लर्नर, लेट ब्लूमर जितने भी हैं, क्या हम सभी को उनको दे पा रहे हैं। डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ऑथेंटिक असेसमेंट। अब इसी के साथ साथ जो हम असेसमेंट करते हैं, क्योंकि जो भी हमने उद्देश्य बनाए हैं, जो भी हमने लर्निंग आउटकम्स सोचे हैं, अब उनका असेसमेंट बहुत जरूरी है और ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पर दो चीजों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इन दो चीजों में मेरे से कई बार बच्चों ने पूछा और इन चीजों के कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। फिक्स्ड और डिसाइड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस से पहले कुछ हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, शैक्षणिक उद्देश्य हमारे कुछ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोसेस से बिगिनिंग से हमारे स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बारी आती है हमारी लर्निंग आउटकम की, तो लर्निंग आउटकम्स, जो आउटकम्स हमारा लास्ट में क्या निकल कर आया, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने कितना अचीव किया, उनका आउटकम, उनका रिजल्ट क्या निकल कर आया, ये हमारा लर्निंग आउटकम से अचीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। क्या जो हमने लर्निंग आउटकम्स सोचे थे, जो हमने विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारी वर्कशॉप हुई थी सीबीएल की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की, इसके अंदर अभी तक भी जो आप विशिष्ट उद्देश्य बनाते आए हैं कि भाई बच्चा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट न्यू वर्ड्स, इस तरीके से हम लिखते हैं विल बी, शैल बी, बच्चा ये कर पाएगा, बच्चा ये सीख सकेगा, बच्चा पहचान पाएगा। जो भी लिखते थे हम वो फ्यूचर में लिखते थे। सीबीए के अंदर अगर आप अपने लर्निंग आउटकम जो शैक्षणिक विशिष्ट उद्देश्य लिख रहे हैं, तो उनको लिखने का आपको तरीका विल बी नहीं, इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स आर एबल टू, कर पा रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भाई इन्होंने अब यहाँ चेंज कर दिया कि स्टूडेंट करेगा नहीं, कर पा रहा है। आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है कि स्टूडेंट्स करेगा नहीं, कर पा रहा है। अब लर्निंग आउटकम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लर्निंग आउटकम्स वर डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी फॉर ईच क्लास एंड सब्जेक्ट, फॉर एलिमेंट्री स्टेज इन 2017, फॉर सेकेंडरी स्टेज इन 2019, फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टेज इन 2020 में इनको इन्होंने प्री डिफाइंड करे हैं। अब इनका गोल क्या था, द गोल वाज टू प्रोवाइड पेडागोजिकल असेसमेंट इनपुट्स टू टीचर्स। अध्ययन परिणाम को एनसीईआरटी द्वारा प्रति कक्षा और विषय के लिए विकसित किया गया था। 2017 में प्रारंभिक चरण के लिए, 2019 में माध्यमिक चरण के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्टेज के लिए 2020 में इन्होंने इसको एनसीईआरटी ने बनाया। और इसका लक्ष्य था कि शिक्षकों को शैक्षणिक और मूल्यांकन के लिए इनपुट प्रदान करना, कि भाई अगर जो शैक्षणिक जो हमारा पक्ष है उसमें हम कहाँ कमी हो रही है हमारी, उसको हमें
फाइंड आउट करना, और जो हम असेसमेंट करते हैं उस असेसमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और थोड़ा बेहतरी के साथ समझने के लिए हमें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी। डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को एंगेज करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे टीचर चाहिए जिनको डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर मास्टरी हासिल हो। ठीक है, वेल डिफाइंड कॉम्पिटेंसी लर्निंग आउटकम्स बाय मेजरेबल, ऐसी मेजरेबल ट्रांसफरेबल वेल डिफाइंड कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम्स जो है ऐसे लाने हैं जो कि बच्चों को एम्पावर करने के लिए, बच्चों को कैटर करने के लिए, बच्चों को नर्चर करने के लिए, सिखाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, और जो उनसे आउटकम्स निकल कर आ रहा है उनमें और किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाना है। मीनिंगफुल असेसमेंट एंड अ पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चों को जो असेसमेंट हो वो मीनिंगफुल हो। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी उसको असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल असेसमेंट होना चाहिए, और बच्चों के लिए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, उनको ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस देना है कि वो उससे मोटिवेट हो और सीखने के लिए और ज्यादा अपने आप से उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो और वो चीजों को सीख पाए। डिफरेंशिएटेड सपोर्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। अब यहाँ पर जो है, जो सपोर्ट है बच्चों को, हर बच्चे को देखिए सपोर्ट एक अलग तरीके की चाहिए होती है। किसी को किसी तरह की सपोर्ट चाहिए, किसी को मेंटल सपोर्ट चाहिए, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए। छोटे बच्चे हैं जिनसे आपको डील करना है, तो डिफरेंशिएट सपोर्ट आपको मालूम होना चाहिए किस बच्चों को आपको किस तरीके से सपोर्ट देनी है, उनकी लर्निंग नीड की, जो भी उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट देनी है। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्किल एंड डिस्पोजिशन, जो भी आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं उनको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, नॉलेज को किस तरीके से क्रिएट करना है, उनकी स्किल्स को किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है, उनको निखारना है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर यूज करना है। ऐसा आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। या अगर मैं बात करूं तो सीबी के 6 कंपोनेंट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम, मल्टीपल पेडागोजीज, वैरायटी ऑफ एंगेजिंग कंटेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग आउटकम्स। अब ये सारी चीजें हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लियरली डिफाइन लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स विल बी एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स। सीखने के परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि छात्रों द्वारा क्या ज्ञान और कौशल हासिल किया जाएगा। जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं उनको एकदम क्लियरली होना चाहिए कि बच्चा उनसे क्या हासिल करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम टू स्टूडेंट्स टू अचीव लर्निंग आउटकम्स एट देयर ओन पेस। बच्चों के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, टाइम उन्हें इतना देना चाहिए कि टाइम फ्रेम के साथ बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो कि बच्चे अपने पेस के साथ में सीख सकें। छात्रों को अपनी गति से सीखने का परिणाम प्राप्त करने के लिए समय सीमा का लचीलापन होना चाहिए, थोड़ा सा हमारा जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसके साथ में। मल्टीपल पेडागोजीज एंड क्लासरूम एक्टिविटीज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लर्निंग। सीखने का आधार बनाने वाली कई शिक्षा शास्त्र और कक्षा की गतिविधियों, आप डिफरेंट डिफरेंट पेडागोजीज और एक्टिविटीज को जो है प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही पेडागोजी, एक ही एक्टिविटी को प्लान करें बच्चों को अपने कंसेप्ट को पूरा करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ अ वैरायटी ऑफ एंगेजिंग कंटेंट फॉर बोथ टीचर एंड लर्नर। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए विभिन्न प्रकार की आकर्षक सामग्रियों की उपलब्धता। वैरायटी होनी चाहिए, चाहे आप उसमें टीवी यूज करें, रेडियो यूज करें, ऑडियो विजुअल एड को यूज करें, जो भी आप चार्ट पेपर यूज करें, जितने भी आप टीएलएम अलग अलग यूज करना चाहते हैं, एक से ज्यादा चीज यूज करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर उसको यूज कर पाए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम थ्रू क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। मानदंड संदर्भित परीक्षण के माध्यम से सीखने के परिणामों का मूल्यांकन। जो भी आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया है लर्निंग आउटकम्स के थ्रू असेसमेंट का, उसके आधार पर बच्चा खरा उतरना चाहिए और आधार का जो मूल्यांकन है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो भी बच्चे हैं उनकी जो आपकी जरूरतें हैं वो आप किस तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। लेवल ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग आउटकम्स। प्रदर्शित सीखने के परिणामों के आधार पर सीखने का स्तर। जो भी आप लर्निंग आउटकम डिफाइन कर रहे हैं, जो भी आप लर्निंग आउटकम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उनके बेसिस पर ही बच्चों का असेसमेंट होना चाहिए और वही लर्निंग आउटकम बच्चों के लिए होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और पार्ट 2 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में जो हमारा सीबीई है वो क्या क्या हमसे कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।